और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त शुरू होने वाली है आज से। जी हां, अब कोरोना के चलते एक ठहरी हुई, रुकी हुई और थमी हुई राजधानी आज से फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। आज से दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज से बेरोजगारों को पूरी तरह से, बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया गया है और साप्ताहिक बाजार खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन भक्तों को जाने की मंदिरों में अनुमति नहीं है। हालांकि कई गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। दिल्ली में अनलॉक का नया दौर आम लोगों को खासी राहत देगा। जिंदगी को पटरी पर लाना है, इसके मद्देनजर मॉल्स तो खुलेंगे, लेकिन आपको बता दें सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा, एक बार आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। देखिए, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, लेकिन साप्ताहिक बाजार जो है वो खुलेगा। थिएटर बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट्स जो है वो खुले रहेंगे। तो ये तीसरा फेज है। आज से दिल्ली के बाजारों में जाइए, मगर नियमों की धज्जियां न उड़ाइए। होटल में बैठकर खाना भी खाइए, मगर लापरवाही से बचिए, बचाइए। क्योंकि दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त तो मिली है, मगर ये किश्त ये नहीं कहती कि कोरोना खत्म हो गया। तो राजधानी वालों, जान लो कि आज से दिल्ली में क्या क्या खुल गया। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अब खोले जा सकते हैं। और क्या क्या अभी भी पहले की तरह बंद रहेगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है। बाजार, दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50% दुकानदार होंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50% ग्राहकों की इजाजत होगी। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी। हालांकि सैलून, जिम जैसी कई जगहें अभी भी बंद हैं और इनसे जुड़े लोग रियायत नहीं मिलने से निराश हैं। को पता ही है कि लॉकडाउन ने कैसा असर किया है सबके लाइफ में, अप एंड डाउन कर दिया है सबको, बहुत मुश्किल हो रखा है। एक्चुअली हमें जल्द से जल्द ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टाफ को हमें पे करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें ना बहुत मुश्किल हो रहा है देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं। लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं। लेकिन खतरा भी बड़ा है, लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलन धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकता, सिर्फ घर या कोर्ट में शादी की इजाजत है। कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। ये बात भी समझनी जरूरी है कि दिल्ली में दी जा रही अतिरिक्त रियायतें ट्रायल बेसिस पर हैं, यानी एक तरह का प्रयोग है। अगर इस दौरान कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा सख्ती बरती जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश भी एकदम साफ कर दिया है। लिहाजा छूट का फायदा उठाने की बजाय इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही भलाई है, क्योंकि कोरोना जब सिर उठाता है तो सरकारें और उनके इंतजाम किस काम आते हैं, ये दिल्ली समेत पूरा देश देख चुका है। बहुत बड़ी त्रासदी है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
G7 सम्मेलन में चीन की नीतियों पर चर्चा हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगुवाई करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की ओर से बढ़ते खतरे को रोकने के लिए संयुक्त कदम उठाना जरूरी है। सबने एक सुर से कहा कि चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना छोटे मुल्कों को दबाने और उनसे संसाधनों पर हक जमाने की चीन की चाल है। ऐसे में चीन की इस नीति के विकल्प पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। ब्रिटेन के कॉर्नवेल में हुए G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के गुनाहों की फाइल एक एक करके खुलती गई और धीरे धीरे ये भी जाहिर हो गया कि G7 देशों के नेताओं ने चीन की घेराबंदी का प्लान भी बना लिया है। चोट चीन की सबसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड योजना पर की गई। चीन की अति महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने के लिए G7 देशों के प्लान का पूरा रोड मैप हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना है क्या। चीन बड़ी चालाकी से दुनिया के देशों में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के नाम पर समझौता करता है और इसके एवज में महंगा कर्ज उन देशों को थोप देता है। छोटे देश कर्ज तले दबे रहते हैं और चीन उनका आर्थिक दोहन करने लगता है, विरोध करने पर धमकाता है। अब G7 के 7 सबसे धनी लोकतांत्रिक देशों ने चीन के चंगुल में फंसे देशों को मदद करने की नीति बनाने पर सहमति जताई। अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्लान चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना के सामने एक असरदार और उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प के तौर पर खड़ा किया जाना चाहिए, यानी चीन की योजना की काट तैयार की जाए और चीन की कर्ज नीति के तहत दबे देशों के साथ एक पारदर्शी साझेदारी की जाए, उन्हें चीन के कर्ज वाले चंगुल से बाहर निकाला जाए। चीन की नीतियों से जुड़े जो सच सामने आए हैं उससे हमें निश्चित रूप से निपटना होगा। चीन कुछ हद तक सफल बुनियादी ढांचा नीति अपना रहा है, ऐसे में हम सिर्फ खड़े होकर नहीं देख सकते। इसके साथ ही चीन के शिनजियांग के अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों से सबरन श्रम करवाने का मुद्दा भी उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लोबल सप्लाई चेन को इस तरह के श्रम से मुक्त होना चाहिए। यूरोपीय संघ के निवेश समझौतों में चीन को लेकर हमने वादा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों पर भी चीन हस्ताक्षर करेगा। हम मानते हैं कि सबसे अच्छा लोकतंत्र तभी होता है जब हमारे पास नियम आधारित बहुपक्षीय सहयोग होता है। G7 की 7 बड़ी ताकतें जब एक सुर में चीन के खिलाफ एकजुट खड़ी हो गयी, तब बीजिंग में हरकत तेज होनी ही थी। चीन बुरी तरह बौखला गया और वो अपनी पुरानी फितरत यानी धमकी देने पर उतर आया। लंदन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा, वो दिन कब के लग गए जब मुट्ठी भर मुल्क दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। हम हमेशा मानते हैं कि बड़े या छोटे, मजबूत या कमजोर, गरीब या अमीर, सभी देश बराबर हैं। वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के परामर्श के बाद ही फैसले लिए जाने चाहिए। चीन का ये बयान बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि अगर चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना को झटका लगता है तो इससे उसे हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है और चीन ये कभी नहीं चाहेगा। विश्व के संपन्न देश और लोकतंत्र यदि एकजुट हो जाएं तो चीन के ऊपर कंट्रोल हो सकता है और इस बात को लेकर के चीन चिंतित है कि यदि ये संपन्न देश और लोकतंत्र एकजुट हो जाएं तो चीन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर पानी फिर जाएगा और खासकर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें चीन ने मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ा क्लियर है कि चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई लेबर स्टैंडर्ड नहीं है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट को नजरअंदाज किया जाता है, उसके ऑल्टरनेटिव में G7 नेशंस जो है काम करेंगे। G7 नेशंस की कंबाइंड इकोनॉमी $40 ट्रिलियन है, जो चाइना के $11 ट्रिलियन से बहुत ज्यादा है। तो G7 जो है काउंटर प्रपोजल लेके आएंगे जिससे गरीब देशों को बड़े पैमाने पर आएगी। दरअसल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन को कोरोना वायरस की सच्चाई छिपाने का दोषी मानती है और सबूतों की तलाश में जुटी है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का कोई प्राकृतिक पूर्वज नहीं है। चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस में ऐसे बदलाव किए जिससे ये लगे कि ये वायरस चमगादड़ों में स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वायरस चीन की
रिवर्स इंजीनियरिंग का परिणाम है। इसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में भी निष्कर्ष निकाला गया कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि वुहान के लैब से हुई थी, और ये भी कि वुहान की प्रयोगशाला से ही कोरोना वायरस लीक हुआ। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसने चीन में जाकर जांच करने के बावजूद अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस के लैब में बनने की आशंका से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के सभी बड़े देश कोरोना महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिशों में जुट गए हैं, और भारत ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जो इसके बारे में जो जांच जो हो रही है वो WHO कर रही है। WHO की एक ग्रुप है, तो वो लोग चाइना गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उस रिपोर्ट पे WHO के DG ने टिप्पणी भी की थी। तो ये अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड है आप देखेंगे, और इसमें भारत की एक पोजीशन भी है, और हमारी पोजीशन ये है कि जो रिपोर्ट जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है। कोरोना वायरस फैलाने के आरोप से चीन पहले ही सन्नाटे में था। अब G7 देशों की गोलबंदी से उसकी घबराहट और बढ़ गई है। वो जानता है कि आर्थिक चोट कहीं बड़ी सजा है। अगर उसकी वन बेल्ट वन रोड योजना डूब गई तो उसे सिर्फ हजारों करोड़ डॉलर का नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसकी अकड़ और धौंस वाली नीति पर भी गहरी चोट पड़ेगी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या से आरोपों की आंधी चली है, जी हां, और आरोप लगे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा, और यह खरीदारी हुई महज 10 मिनटों में। इसे यूं समझिए कि जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की थी, वो 10 मिनट बाद 18 करोड़ की हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम की नगरी इंतजार में है कि कब सरयू की लहरों में चमकेगा राम मंदिर का अक्स। कब लोग गुजरेंगे उन गलियों से जिनका एक छोर प्रभु राम के भव्य मंदिर पर जाकर पूर्ण होगा। लेकिन इस इंतजार के बीच बहुत कुछ है, बहुत कुछ घट रहा है और सियासी हलकों में बंट रहा है। कौन नहीं जानता कि अयोध्या का भारतीय राजनीति से चोली दामन का साथ है। कई दशकों से भारतीय सियासत की धुरी रही है अयोध्या। इस बार फिर से अयोध्या की गलियों से राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार इस लहर के केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट है, और ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों की चादर पड़ी है। इस बार जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, और महज चंद मिनटों में ही पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई, और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में। सवाल सिर्फ 5 मिनट में जमीन के दाम में करोड़ों के हेरफेर का नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी, और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। कोई जमीन अगर खरीदनी है तो उस ट्रस्ट में एक प्रस्ताव पारित होता है। 5 मिनट में किसी ट्रस्ट के अंदर प्रस्ताव पारित हो गया कि ये जमीन खरीदनी है, और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदनी है, इसका प्रस्ताव पारित हो गया। हो सकता है प्रस्ताव पहले ही पारित की उसको बात चल रही हो कि यहाँ की जमीन खरीदी जाए। अरे तो भाई जब 2 करोड़ की जमीन थी तो 16.5 करोड़ महंगी खरीदने का प्रस्ताव पारित कर दिया। राम जन्मभूमि से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। ट्रस्ट पर राम मंदिर निर्माण के काम का पूरा जिम्मा है। ऐसे में जमीन के घोटाले के इन आरोपों के साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है, और विरोधी इसे राम भक्तों की आस्था का अपमान बता रहे हैं। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय सिंह भी पूरे मामले की जांच CBI और ED से कराने की कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा देने वाले करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरी चोट है, और प्रधानमंत्री जी को ED और CBI से इसकी जांच करा के
इन घोटालेबाजों को जेल के शिक्षों के पीछे डालना चाहिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के यही गंभीर आरोप पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी लगाए हैं। जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। इस बीच जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से घोटाले के आरोपों पर सवाल हुआ तो उन्होंने बिना जानकारी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही घोटाले के इन आरोपों पर ट्रस्ट अपनी बात सामने रखेगा ताकि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सियासत की सच्चाई सामने आ सके। संतोष कुमार, अयोध्या, आज तक। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि 2022 का प्लान केंद्रीय नेतृत्व तैयार करेगा। उन्होंने ओबीसी की नाराजगी से भी इनकार किया है। मौर्य का कहना है कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद हमारे सहयोगी संगठन हैं और पहले से ही बीजेपी के साथ हैं। नहीं है, ओबीसी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आपका चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आप लोगों के साथ रही, उसके बाद रिश्ते भी तल्ख होते गए। ओम प्रकाश राजभर पार्टी गठबंधन से निकाल दिए गए। तो लगता है कोर्स करेक्शन हो रहा है और ठीक की जा रही है केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों को ठीक किया। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के संबंध सदैव, चाहे हमारे जो भी सहयोगी साथी रहे उनके साथ सदैव संबंध अच्छे रहे हैं। किसी विषय को लेकर के किसी के मन में कोई बात होती है और कुछ कहना चाहता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसीलिए है। हमारी पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि उसके निदेशक निर्धारित हैं, वही जो तय करेंगे वही होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसी को लगता होगा कि कोई बात हम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह सकते हैं, दिल्ली में जाकर के कह सकते हैं, तो कोई कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई तनाव। 3 बातों पर बड़ी चर्चा हुई, नेतृत्व, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और गठबंधन। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन की बात सामने आई, गठबंधन जो है वो क्या और बड़ा होगा, अम्ब्रेला और बड़ा होगा? क्योंकि जो भी गठबंधन के साझीदार हैं और संगठन, तो एक तो क्या संगठन में कोई बदलाव देखते हैं और क्या गठबंधन में बदलाव देखते हैं? देखिए, संगठन का जो काम है वो निरंतर कर रहा है और तीव्र गति से कर रहा है। और हम अभी पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त करने की दृष्टि से, संगठनात्मक अभियान की दृष्टि से और 2022 के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से सारे कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। और साथ ही कोविड काल के कारण से जो सेवा की जरूरत है वो सेवा भी कर रहे हैं, वैक्सीनीकरण में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सेवा को प्राथमिकता देते हुए और समाज के बीच में बने रहने का यह लक्ष्य है। जहां तक हमारे साथी जो हमारे थे, हमारे हैं और आगे भी वो हमारे रहेंगे। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ना चाहता है तो कोई बात करेगा तो वो बात आप सबके संज्ञान में आएगी। लेकिन अभी मुझे लगता है जो हमारे साथी थे हमारे साथ हैं और कोई भविष्य में जुड़ना चाहेगा तो पार्टी उस पर विचार करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है। आपको लगता है कि चूंकि अब 7-8 महीने बचे हैं, कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? देखिए, जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो विषय अगर मंत्रिपरिषद का विस्तार करना होगा तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन अभी मेरी जानकारी के हिसाब से कोई विस्तार आदि की सूचना नहीं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो एक चर्चा है कि ब्यूरोक्रेसी से पार्टी नाराज, पार्टी के भीतर विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, कई मंत्री नाराज हैं, इसका कोई हल निकला? देखिए, ये हल कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उसमें से निकलना था, लेकिन कोई अधिकारी मनमानी ना करे, ये स्पष्ट तौर से पहले भी कहा गया, अभी भी कहा जा रहा है। हर अधिकारी को हमारे जनप्रतिनिधि की बात सुननी पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की समस्या का समाधान करना पड़ेगा और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बात मीटिंग में भी आई थी? मीटिंग का विषय नहीं है ना, मैं मीटिंग में तो था नहीं ना जो आप मीटिंग का विषय बता रहे हैं। मीटिंग का विषय तो पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव और सेवा, कोविड काल में तमाम प्रकार के संकट जो समाज के सामने खड़े हुए हैं वो सेवा लोगों की करने का काम है, वो पार्टी के अंदर बैठ करके बातचीत में तय होगा। सर, एक आखिरी सवाल, लगातार कहा गया कि बदलाव हो सकता है, आपको लगता है कि क्या चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा
कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। हम लोगों ने सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा, 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा के खाते में आई है। और जो भ्रम बैठा करके दिमाग में बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी, अभी जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो ना घोड़ा दूर होगा ना मैदान दूर होगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार में। साफ तौर पर बहुत सारे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि जो मीटिंग है इसे मंथन न कहें, ये बीजेपी की रूटीन बैठक है। किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, कौन चेहरा होगा, ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। राजस्थान कांग्रेस में चल रहा घमासान जस का तस बना हुआ है। हालांकि खबरें आ रही है कि पायलट को मनाने और गहलोत को झुकाने की कोशिश जारी है। खुद गांधी परिवार इसमें एक्टिव है। पायलट दिल्ली में डटे हुए हैं और प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। इस बीच राजस्थान बीजेपी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पार्टी मुख्यालय में जो पोस्टर लगे हैं उसमें वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं आ रही। सचिन पायलट 2 दिनों से राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हैं। शायद सोच कर आए हैं कि अब की बार इस पार या उस पार। उन्होंने खुद चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनके समर्थकों ने लगातार पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाकर रखा है। इसके बारे में पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया। तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हो रहा है। जितिन प्रसाद के जाने के झटके से कांग्रेस आलाकमान सकते में है, लिहाजा सचिन पायलट से सुलह समझौते की कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों की माने तो राजस्थान का विवाद खत्म करने के लिए खुद सोनिया गांधी एक्टिव है। आज किसी भी वक्त सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सकती है। पिछले 2 दिनों से प्रियंका लगातार सचिन पायलट के संपर्क में है। पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थता का काम कमलनाथ को सौंपा है। पायलट समर्थक 4-5 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन सचिन पायलट को लेकर राहुल गांधी के संपर्क में है। खबर यह भी है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया, लेकिन वो राजस्थान छोड़ने को तैयार नहीं। बताया जाता है कि सचिन पायलट को पार्टी के महासचिव पद का ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को खत्म करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी भी सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि राजस्थान की सुलगती राजनीति पर सुलह के ठंडे छींटे जल्दी से जल्दी डाल दिए जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि लड़ाई किस चीज के लिए है। पायलट कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह मिले, राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिले, कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को बचाया जाए, मगर जानकार जानते हैं कि कहीं पर नजर है, कहीं पर निशाना। अगर सुलह हो भी गई तो ये अल्प विराम होगा, क्योंकि झगड़ा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है। पायलट हमारे नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दमदार नेता हैं। कहीं दिक्कत वाली बात कांग्रेस में है ही नहीं। ये प्रश्न कैसे उठ रहे हैं? कांग्रेस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बीच राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का विवाद सिर उठा रहा है। सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है, हमारे विधायक साथियों ने भी कहा है, उधर के जो विधायक साथी हैं तो उन्होंने भी ये चीज कही है कि फोन टैपिंग हो रहे हैं। अधिकारियों को किसी भी तरह पे
उच्च अधिकारियों द्वारा या आदि से नीचे वाले अधिकारियों को भी ऐसा हो रहा है, उनको डराने धमकाने जैसी बात सामने आई। इधर उधर की बात करती है बीजेपी, तो मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में हमारे यहाँ फोन टेपिंग की कोई परंपरा नहीं है, ना फोन टेपिंग होती है, ना कोई लेना देना है। यदि किसी को कोई शिकायत है, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उन लोगों के नाम बताने चाहिए। बिना नाम के ऐसे मैं जवानी जमा खर्च कर दूं, मेरा ये मानना है कि इस तरह की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए यदि है तो आप नाम बता दो। कांग्रेस में घमासान और फोन टैपिंग विवाद को लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है। देखिए, वर्तमान कांग्रेस सरकार अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन टैप करती है और उसे अपने राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करती है। ऐसा अनेक बार अनेक लोगों ने आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सिर्फ सत्तारूढ़ कांग्रेस में ही घमासान है, बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में लगे पोस्टर और होर्डिंग्स पर नजर डालिए, वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दे रही। ये हमारे लिए किसी तरीके से झगड़े का विषय नहीं है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग इस पर चर्चा करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, उसको मुझे लगता है हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इसमें आजादी है अभिव्यक्ति की भी, देखने की, दिखाने की। लेकिन पार्टी के भीतर ऐसा नहीं है, और जो लोग सोचते हैं उस पर भी मैंने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये जरूर है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, नेतृत्व बदलता है, पीढ़ी बदलती है, तो आज मैं हूं, जरूरी नहीं 20 साल बाद मेरा ही पोस्टर लगे, तो ये चीजें तो सामान्य सी बात है। 20 सालों तक राजस्थान की सियासत में एक्टिव वसुंधरा बीजेपी की तस्वीरों से गायब हो गईं, तो जाहिर है उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लगेगा। तो जनसंघ के समय से चल रही है, लेकिन वसुंधरा जी के बिना भारतीय जनता पार्टी राज में आ जाएगी, ये संभव नहीं है। वसुंधरा जी के बिना पार्टी का क्या अस्तित्व है, ये कोई लॉजिकल सवाल नहीं है। पार्टी पुरानी है, जनसंघ के समय से चल रही है, लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, वसुंधरा जी को माइनस करके राजस्थान में राज लाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बीजेपी मुख्यालय से वसुंधरा राजे के पोस्टर हटे तो झालावाड़ में वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह की गुमशुदगी के बैनर पोस्टर लगा दिए गए। इतना ही नहीं, राजस्थान बीजेपी के गुटबाजी में सीडी को भी हथियार बनाया जा रहा है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।